बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जिस चैप्टर की बात करने लगे हैं एमसीक्यूज़ के हवाले से, उसका नाम है वर्क एंड एनर्जी। पहला एमसीक्यू है, यहाँ पर वर्क इज़ डिफाइंड एज डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट बट इट इज़ स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, कांस्टेंट क्वांटिटी या नन ऑफ दिस। हमें पता है वर्क के लिए हमें किसी डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती, लिहाजा ये एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक हो गया ना कि ये एक वेक्टर है या कांस्टेंट क्वांटिटी। उसके बाद सेकंड वन है हमारे पास, the work done is gravitational field is independent of its distance, its path, its mass और its potential है। तो हमें पता है ग्रेविटेशनल फील्ड में जो है वो वर्क डन हमारे पास इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होता है, रास्ते के ऊपर डिपेंड नहीं करता। सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट ऑफ वर्क का यूनिट हमारे पास न्यूटन और मीटर। वो किस तरह W=FD होता है, F का न्यूटन हो जाएगा, D का यहाँ पर मीटर हो जाएगा, तो ये न्यूटन मीटर हमारे पास यूनिट निकल आता है। उसी तरह वर्क डन बाय अ बॉडी इज मैक्सिमम व्हेन इट हैज़ एन एंगल ऑफ, देखें कॉस थीटा जब 0 होगा तो हमारे पास 1 वैल्यू आती है, बाकी 0 के अलावा या 90, 60 और 30 आप पुट करके देख लें तो हमारे पास वैल्यूज़ जो है वो 1 के हमेशा लेस देन आएगी। तो मैक्सिमम वर्क चाहिए तो थीटा हमारे पास कॉस में 0 आना चाहिए। उसके बाद हो गया हमारे पास वर्क डन इन अ ग्रेविटेशनल फील्ड अलोंग अ क्लोज्ड लूप। जब क्लोज्ड लूप होता है उसमें क्योंकि डिस्टेंस तो तय हो नहीं रहा होता, डिस्टेंस तय ना होने की वजह से हमारे पास जो वर्क डन होता है वो क्या हो जाता है 0, क्योंकि W=F, D होता है, D 0 हो गया तो F उसके साथ मल्टीप्लाई होकर इटसेल्फ खुद ब खुद 0 हो जाएगा। तो वर्क डन क्लोज लूप में 0 होता है। ये उसका हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन में मिनिमम है 1 और 0 यहाँ पर ठीक है। जियोथर्मल एनर्जी विद इन द अर्थ इज जनरेटेड बाय, ज़मीन में जो जियोथर्मल एनर्जी है वो किस तरह पाई जाती है? वो रेडियो एक्टिव डिकेज हैं, ज़मीन के अंदर हैं पड़े बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो रेडियो एक्टिविटी करते हैं। रेजिडुअल हीट ऑफ अर्थ है, हीट की ये अर्थ के लिहाज से ये हीट का प्रोसेस भी वहाँ पर है। कंप्रेशन ऑफ मटेरियल को कंप्रेशन भी है। तो ये सारे के सारे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से जियोथर्मल एनर्जी पैदा होती है। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग कंजर्वेटिव फील्ड। कंजर्वेटिव फील्ड वो होता है जिसमें वर्क डन 0 हो, ऐसा फील्ड जिसमें वर्क डन क्या हो और पाथ के वर्क डन 0 यानी कि पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता, इस फील्ड में वो कंजर्वेटिव फील्ड होता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो है ये एक ऐसा फील्ड है जिसमें वर्क आप पाथ कोई भी कंसिडर कर लें लेकिन आपके पास वर्क डन हर लिहाज से सेम आएगा। उसके बाद है बॉडी ऑफ मास 10 kg इज ड्रॉप फ्रॉम द ग्राउंड फ्रॉम हाइट 10 मीटर, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स, जी की वैल्यू उसने आपको दे दी। फार्मूला होता है mgh, मास उसने 10 किलोग्राम दे दिया, हाइट 10 मीटर की दे रहा है और ग्रेविटेशनल 9.8, यहाँ पर आप पुट करके वैल्यूज निकालेंगे 980 आएगा। अब आपने यहाँ से देखना है 980 माइनस में या प्लस में, क्योंकि स्टेटमेंट में उसने कहा ड्रॉप टू द ग्राउंड, ज़मीन की तरफ फेंका गया तो पॉजिटिव आएगा ग्रेविटी यहाँ पे, अगर ज़मीन से ऊपर की तरफ फेंकता तो फिर ग्रेविटी नेगेटिव आती है यहाँ पे। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है, द फील्ड इन विच वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ इज कॉल्ड कंजर्वेटिव फील्ड। ये हमने तारीफ ऊपर जो है क्वेश्चन में कर ली है कि ऐसा फील्ड जिसमें जो है वर्क डन जो है वो इंडिपेंडेंट होता है पाथ के, तो वो क्या कहलाता है? कंजर्वेटिव फील्ड कहलाता है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर मौजूद है क्वेश्चन नंबर 10, इफ अ बॉडी फॉल्स फ्रॉम अ हाइट द रिलेशन बिटवीन इट्स काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जीज इज। सबसे पहले देखें जब वो वहाँ से गिरेगा तो गेन इन काइनेटिक एनर्जी उसकी बढ़ती जाएगी और लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी होगा, माइनस उसमें वर्क डन होगा, कौन सा? अगेंस्ट फ्रिक्शन, जो कि वो फ्रिक्शन के खिलाफ वर्क डन करते हुए नीचे आ रहा है। तो ऑप्शन 1 ही हमारे पास यहाँ पर ठीक है, बाकी 3 ऑप्शन यहाँ पर जो है वो गलत दिए हुए। उसके बाद है अ मीटोर ऑफ मास मेंटोर्स the Earth's atmosphere at the angle theta to the horizontal with its initial velocity v. Which of the following is true about vertical component of its velocity? जो उसका vertical component है y के हवाले से है, अमूदन component है, उसके हवाले से यहाँ पर कौन सी बात ठीक है? इसमें लिखा हुआ it remains constant throughout the motion, increase throughout the motion या it decrease throughout the motion या none। इसमें से जो हमारे पास दुरुस्त है वो है it increase throughout the motion। उसके बाद हमारे पास है द काइनेटिक एनर्जी ऑफ लाइट एंड हैवी ऑब्जेक्ट इज सेम। एक लाइट बॉडी है और एक हैवी बॉडी है, उनकी काइनेटिक एनर्जी सेम है। विच वन हैज़ द मैक्सिमम मोमेंटम, मोमेंटम किसका ज़्यादा होगा? तो साफ जाहिर है P=mv होता है, जो हैवी बॉडी है उसका मोमेंटम मास के हवाले से ज़्यादा होगा, हैवी ऑब्जेक्ट वाला जवाब यहाँ पर ठीक है। उसके बाद आ जाएँ, फॉर द सेम वेलोसिटी ऑफ मोमेंटम इज़ मैक्सिमम फॉर,
अगर वेलोसिटीज या नीचे जो पार्टिकल्स दिए हुए सबकी सेम हो तो वो कह रहा है मोमेंटम किसका ज़्यादा होगा। तो मोमेंटम साफ ज़ाहिर है अल्फा पार्टिकल जो है उसका ज़्यादा होता है मास, तो मास के हवाले से इन सभी पार्टिकल से ये हैवी है तो इसका मोमेंटम ज़्यादा होगा। उसके बाद है द एस्केप वेलोसिटी ऑफ द मून इन किलोमीटर पर सेकेंड इज़। जो एस्केप वेलोसिटी है मून की ये एक कांस्टेंट वैल्यू है 2.38, तो आपने इसको रट्टा लगा कर याद कर लेना है। एस्केप वेलोसिटी ऑफ मून इज़ 2.38। अच्छा जी, उसके बाद है द वर्क डन इज टेकिंग अ पार्टिकल फ्रॉम द फ्लोर टू अ टेबल डिपेंड्स अपॉन। एक फर्श से उठाकर हमने टेबल के ऊपर किस चीज़ को रखना है, ठीक है, उसमें पार्टिकल है, पार्टिकल को रखना है, तो वर्क डन जो है वो किस पे डिपेंड करेगा ये देखें ज़रा। यहाँ पर हमारे पास उसके जवाब में एक्चुअल पाथ टेकन, टाइम टेकन इन दिस वर्क, स्पीड ऑफ पार्टिकल, लेकिन वर्क डन जो होता है वो mgh के बराबर होता है। यहाँ पर हाइट का जो फैक्टर है, हाइट ऑफ टेबल, उसके ऊपर डिपेंड करेगा आय कि हाइट कितनी है उसकी। उसके बाद एटमॉस्फेयर इज हेल्ड टू द अर्थ बाय, जो ये जो एटमॉस्फेयर है ज़मीन की वजह, ये किस वजह से ज़मीन पर है सारा एटमॉस्फेयर बना हुआ, तो ये ग्रेविटी की वजह से है, ग्रेविटी की फोर्स की वजह से। उसके बाद एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ इन किलोमीटर पर सेकेंड, जो ज़मीन की एस्केप वेलोसिटी होती है, ज़मीन की होती है 11.2 और ये इसका फार्मूला है 2gr, ठीक है। और यहाँ पर g जो है वो हमारे पास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है और r रेडियस ऑफ अर्थ होता है हमारे पास। द इनिशियल वेलोसिटी विद विच अ बॉडी प्रोजेक्टेड अपवर्ड एंड नेवर कम्स बैक कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी, टर्मिनल वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी, एक्सट्रीम वेलोसिटी। ऐसी वेलोसिटी जो एक बॉडी गेन करे और दोबारा ज़मीन की तरफ ना आए वो एस्केप वेलोसिटी कहलाती है। उसके बाद है अबोट मूविंग एट कांस्टेंट स्पीड वी थ्रू स्टिल वाटर, साकिन पानी, एक्सपीरियंस अ टोटल फ्रिक्शनल ड्रैग एफ। वट इज़ द पावर डिवेल्प्ड बाय द बोट, ठीक है। तो हमारे पास जो है पावर का फार्मूला यहाँ पर P इज इक्वल टू एफ वी, फ्रिक्शनल फोर्स होगा, V उसकी वेलोसिटी होगी, ये पावर का फार्मूला। तो इसमें जो सेकंड वाला ऑप्शन है ये हमारे पास दुरुस्त दिया हुआ है यहाँ पर। अच्छा जी, उसके बाद जो है 20 नंबर पे इफ इट इज अज्यूम दैट अ फ्रिक्शनल फोर्स इज एफ प्रेजेंट ड्यूरिंग अ डाउनवर्ड मोशन, नीचे की तरफ को हरकत हो रही है, ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m, उसका मास जो है विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज ट्रू, जब वो नीचे की तरफ मूव कर रहा है, नेट फोर्स हमने उसको बतानी है, नेट फोर्स बराबर होती है काइनेटिक एनर्जी के, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी हमारे पास यहाँ पर है, पोटेंशियल एनर्जी में से हम क्या निकाल लेंगे, वो जो है उसकी फोर्स फ्रिक्शन वाली या जो उसको वर्क डन में लगेगी, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर थर्ड वन जो है ये mgh माइनस एफ वो इक्वल आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी, यानी लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी में लॉस होगा वो उसकी काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। यहाँ पर थर्ड वन ऑप्शन हमारे पास ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास है 21 अ बुलेट is shot from a rifle, as a result the rifle recoils the kinetic energy of rifle as compared to the bullet। वो पूछता है काइनेटिक एनर्जी जो है वो राइफल की ज़्यादा होगी या गोली की ज़्यादा होगी, ठीक है। तो हमें पता है कि गोली ज़्यादा वेलोसिटी ज़्यादा स्पीड से जाती है, जबकि जो राइफल की है वो लेस होगी बुलेट के लिहाज से, ठीक है। उसके बाद हमारे पास 22 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट परफेक्टली इन इलास्टिक स्ट्राइक। परफेक्टली इन इलास्टिक वो होता है जिसमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है और इन इलास्टिक वो होता है जिसमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती। स्ट्राइकिंग ऑफ 2 ग्लास बल्ब्स, उसके बाद है बुलेट स्ट्राइकिंग अ बैग ऑफ सैंड, उसके बाद एन इलेक्ट्रॉन कैप्चर्ड बाय प्रोटॉन, और डी वाला ऑप्शन है अ मैन जंपिंग ऑन टू अ मूविंग कार्ट, कोई छकड़ा है वो हरकत में है यानी मोशन में है, उसके ऊपर कोई बंदा जंप लगाता है, तो ये जो है ये इन इलास्टिक कोलिजन होगी हमारे पास। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, नेदर मोमेंटम नॉर काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व्ड इन इलास्टिक कोलिजन, ये बात गलत है। उसके बाद है मोमेंटम इज कंजर्व्ड इन ऑल कोलिजन बट काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व्ड ओनली इन इलास्टिक कोलिजन, ये बात भी गलत है। मोमेंटम इज कंजर्व्ड इन ऑल कोलिजन बट काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती। तो मोमेंट ये वाला जो सी ऑप्शन है ये हमारे पास ठीक है, बोथ मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी आर कंजर्व, ये बात भी गलत की हुई है उसने। उसके बाद है हमारे पास इफ द फोर्स अप्लाइड इफ द वेलोसिटी गेन्ड इज v, द पावर P इज इक्वल टू सिंपल फार्मूला FV हो जाएगा। सोलर सेल कन्वर्ट सन एनर्जी इनटू हीट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, लाइट, साउंड। सोलर सेल हमें पता है वो सन से जो है वो लाइट लेके जो है उसकी जो एनर्जी है वो कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिक एनर्जी में। उसके बाद है विच इज़ कांस्टेंट फॉर अ सैटेलाइट इन ऑर्बिट, कि किसी
सैटेलाइट के लिए ऑर्बिट में क्या चीज़ कांस्टेंट होती है? पहले नंबर पे उसने वेलोसिटी दी है, दूसरे नंबर पे उसने उसकी काइनेटिक एनर्जी, तीसरे नंबर पे एंगुलर मोमेंटम है और चौथे नंबर पे पोटेंशियल एनर्जी। तो ये हमारे पास जो दुरुस्त आंसर है वो एंगुलर मोमेंटम है। उसको ऑर्बिट में रहने के लिए एंगुलर मोमेंटम उसका कांस्टेंट होना चाहिए। उसके बाद है काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी ऑफ मास 2 किलोग्राम एंड मोमेंटम ऑफ 2 न्यूटन सेकेंड इज। तो उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो कितनी होगी, जबकि मास उसका 2 किलो है और मोमेंटम वो दे रहा है उसका 2 न्यूटन पर सेकंड का। तो अगर यहाँ पर वेलोसिटी v इज इक्वल टू 1 हो, आप यहाँ पर पुट करके देखें, 1 वैल्यू आ जाएगी और मास कितना है 2, 2 1 का स्केयर 1, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो 1 आ जाएगा, 1 जूल उसकी एनर्जी निकल आएगी हमारे पास। उसके बाद है अ बॉडी इज सब्जेक्टेड टू अ सरफेस सच दैट इट्स वेलोसिटी इज डबल। उसकी वेलोसिटी जो है हमने क्या कर दी, डबल कर दी। इट्स एक्सेलरेशन इज आल्सो डबल, इट्स मोमेंटम इज आल्सो डबल, इट्स पोटेंशियल एनर्जी के फार्मूले में देखें P इज इक्वल टू क्या होता है mgh। तो यहाँ पर वेलोसिटी का कोई रिलेशन ही नहीं है। काइनेटिक एनर्जी इज आल्सो डबल, काइनेटिक एनर्जी v का स्क्वायर होता है वो 4 गुना बढ़ जाएगी और इट्स एक्सेलरेशन इज आल्सो डबल, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन कभी नहीं। तो मोमेंटम जो है वो होता है P इज इक्वल टू mv, तो इसका मोमेंटम जो है वो 2 गुना हो जाएगा। उसके बाद है लाइट बॉडी A and a heavy body B have equal linear momentum, then kinetic energy of body A is equal to that of B is greater than that of B। अब यहाँ बात समझे ज़रा, क्या है, लाइट बॉडी A है और हैवी बॉडी क्या है B है, ठीक है। लीनियर मोमेंटम उनका इक्वल है। काइनेटिक एनर्जी उसी की ज़्यादा होगी जो मैस में हल्का होगा, जिसका मैस लाइट होगा, तो इज ग्रेटर देन दैट ऑफ बी। काइनेटिक एनर्जी जो ए की है वो ग्रेटर होगी बी के लिहाज से, क्योंकि ए लाइट बॉडी है। अच्छा जी, उसके बाद है द स्केपिंग वेलोसिटी ऑफ द सरफेस टू अर्थ कैन बी फाउंडेड बाय द फार्मूला। ये फार्मूला मैंने उधर लिखा हुआ था 2gr, तो ये हमारे पास एक किस्म का रिपीटेड क्वेश्चन आ गया, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास है अ कांस्टेंट फोर्स इज अप्लाइड टू कीप पार्टिकल मूविंग इन अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी v, देन द पावर इज रिक्वायर्ड। तो ये भी देखें, उसने v भी दे दिया, हमें f भी दे दिया, तो फिर यही फार्मूला p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा fv। अच्छा जी, उसके बाद 32 नंबर पे हमारे पास द काइनेटिक एनर्जी ऑफ लाइट एंड हैवी ऑब्जेक्ट इज सेम। काइनेटिक एनर्जी दोनों की सेम है, विच हैज़ हायर मोमेंटम, मोमेंटम उसी का ज़्यादा होगा जिसका मास ज़्यादा होगा, p इज इक्वल टू mv। तो हैवी ऑब्जेक्ट का मास ज़्यादा होगा तो उसके मोमेंटम भी लिहाजा ज़्यादा होगा। उसके बाद आ जाए इस क्वेश्चन पे, तो द डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बॉल ऑफ मास 20 किलोग्राम विच फॉल्स फ्रॉम हाइट 50 सेंटीमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे और ये 0.5 बन जाएगा mgh। ये फार्मूला लगेगा, जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे ये आपके पास 98 जूल आ जाएगा। अच्छा जी, उसके बाद है वाइल पासिंग थ्रू अ एटमॉस्फेयर टोटल एनर्जी इज रिड्यूस्ड बाय डस्ट पार्टिकल, वाटर वेपर्स एंड अदर गैसेस ड्यू टू रिफ्लेक्शन है, स्कैटरिंग है, अब्जॉर्प्शन है। तो ऑल ऑफ दीज, ये सारे की सारी प्रोसेस एटमॉस्फेयर में हो रहे हैं जिनकी वजह से ये होता है। तो ऑल ऑफ दीज यहाँ पर ठीक है जी। उसके बाद है बॉडी ऑफ मास 10 kg इज ड्रॉप टू द ग्राउंड फ्रॉम हाइट ऑफ 10 मीटर। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इसमें वो प्लस वाला मैंने आपको पहले बताया था, ठीक है जी। उसके बाद आप आ जाएं 36 पे, नो वर्क इज डन बाय द बॉडी व्हेन एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। क्योंकि cos 90 देख लें, cos 90 जीरो होता है, जब जीरो हो जाएगा एंगल जीरो जाएगा तो सारे का सारा वर्क डन क्या है, जीरो हो जाएगा। cos 0 1 होता है, 45 पे भी कोई वैल्यू आएगी, 60 पे भी कोई ना कोई वैल्यू आएगी। तो इसमें से जो हमारे पास जवाब है वो 90 है, 90 के ऊपर ये वर्क डन नहीं देता, cos का फैक्टर जीरो हो जाता होता है। अच्छा जी, उसके बाद अकॉर्डिंग टू द वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, वर्क डन ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू चेंज इन पावर। ये बाय डेफिनेशन है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज वर्क एनर्जी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग वर्क डन ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। ये बाय डेफिनेशन उसने बात की हुई है, फर्स्ट ईयर की बुक में चैप्टर नंबर आई थिंक 4 में मौजूद है। द वेट ऑफ ए बॉडी एट द सेंटर ऑफ द अर्थ, वेट ऑफ ए बॉडी एट द सेंटर ऑफ अर्थ कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। हम जो जो ज़मीन के ऊपर चलते जाएं जी की वैल्यू जो है वो कम होती जाती है, ठीक है, और जो जो ज़मीन की तरफ आते जाते हैं और ये जी की वैल्यू क्या है ज़्यादा होती जाती है, और सेंटर पे आके ये वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है।
तो इसी तरह ऑप्शन में देखें उसने 9.8 दिया है, 0 दिया है, 19.6 दिया है। तो W इज इक्वल टू mg, जब g की वैल्यू 0 हो जाएगी तो ये वेट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो एट द सेंटर, पहले ज़मीन का अगर हम सेंटर निकाल लें तो सेंटर के ऊपर जो है वो वेट हमारा 0 हो जाएगा। द एनर्जी स्टोर्ड इन अ डैम, डैम में जो एनर्जी स्टोर होती है काइनेटिक भी नहीं होती, इलेक्ट्रिकल भी नहीं होती, बल्कि पोटेंशियल एनर्जी होती है। द वर्क डन बाय द बॉडी इज मैक्सिमम व्हेन द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट कॉस 0। जब 0 होगा तो ये 1 आएगा। बाकी ये सारे 90 है, 90 पे तो बिल्कुल 0 होता है, 60, 30 इनके ऊपर आप वैल्यूज़ निकाल के चेक कर लें। कॉस जो है वो 1 से लेस देन वैल्यू देगा। तो कॉस 0 जब होता है तो तब ये वैल्यू 1 देता है। तो इसलिए 1 के ऊपर यानी कॉस 0 जब होगा तो वर्क डन हमारे पास मैक्सिमम आएगा।